एक बार की बात है, झांसी के एक छोटे से गांव में मनोज अपनी पत्नी देवकी और अपनी चाची कांता के साथ रहता था। मनोज की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम संजना था और बेटे का नाम गोपाल था। मनोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचने का काम करता था। मनोज और उसकी पत्नी देवकी मिलकर कड़ी मेहनत करते थे। मनोज के चाची का कोई भी नहीं था। मनोज और देवकी अपनी चाची की सगे बेटे और बहू जैसा सेवा करते थे। कांता की तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी। कांता का आखिरी समय चल रहा था। एक दिन की बात है, कांता मनोज को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, बेटा मनोज, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास तुम्हें बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक पतीला है, वो तुम ले लो। नहीं चाची, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ले लो बेटा, मुझे खुशी होगी, नहीं तो मेरे दिल पर एक बोझ रहेगा। इस पतीली में खाना बनाते वक्त ये कहना, सुन मेरे पतीले, मेरे मन का खाना दे। ऐसे कहने से क्या होगा? मुझे ये पतीला एक बाबा ने दिया था और कहा था कि अगर तुम किसी की मदद करोगी तो ये पतीला अपना जादू दिखाएगा। लेकिन मैंने किसी की मदद नहीं की। जब तुम किसी की मदद करोगे तो ये पतीला अपना जादू दिखाएगा। मनोज वो पतीला ले लेता है। उसके बाद कांता की मृत्यु हो जाती है। देवकी उस पतीले को एक कोने में रख देती है। उसको उस पतीले की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार लगातार गांव में बारिश हो रही थी, जिस वजह से मनोज जंगल से लकड़ी नहीं ला पाया, जिस वजह से उसका कोई भी काम नहीं हुआ। उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मनोज परेशान होते हुए देवकी से कहता है, देवकी, अब तो जंगल में जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी बारिश हो। अगर पैसे नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या? ये बात तो ठीक है, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में आप जंगल में कैसे जाओगे? अगर वहाँ जाकर आप लकड़ी ले भी आए तो उन गीली लकड़ियों को कौन खरीदेगा? हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन फिर क्या करूँ मैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भूख के मारे जान निकली जा रही है। मैं खाना कहाँ से लाऊं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। देवकी परेशान होते हुए कहती है, हे भगवान, हमें कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। बच्चे भी भूखे हैं, इनको कहाँ से खाना खिलाऊं? भगवान, कुछ कीजिए। अब मेरे से नहीं रुका जा रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था जरूर करूँगा। अरे बाहर जाओगे तो बारिश में भीगकर बीमार हो जाओगे, और ऐसे समय में दवाई के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब जो होगा वो देखा जाएगा। अगर मैं बारिश से बचकर यहाँ बैठा रहूँगा तो भूख से ही मर जाऊँगा। मुझे अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जा रही। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। मनोज कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में वो सोचता है, बारिश की वजह से तो सारी लकड़ियाँ गीली हो गई होंगी, तो मैं आज मछलियाँ पकड़ लेता हूँ। अगर मछलियाँ बिक गई तो सही है, वरना उन मछलियों को पकाकर हम खा लेंगे। गांव से बाहर निकलते हुए मनोज ने मोनू मछुआरे का जाल मांग लेता है और तालाब के पास जाता है। जाल डालते ही उसके जाल में बहुत सी मोटी मोटी मछलियां फंस जाती है। वो मछलियों को लेकर बाजार की ओर चल देता है। अभी मनोज थोड़ी दूर ही पहुंचा था तो वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर आ रहा है। बारिश के मौसम की वजह से वो आदमी ठंड से कांप रहा था। जैसे ही मनोज उसके पास पहुंचा तो वो बूढ़ा आदमी मनोज से कहता है, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं मछली बेचने बाजार जा रहा हूँ। तुम मछलियाँ बेचने जा रहे हो? लाओ, ये मछलियाँ मुझे दे दो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे घर में आज सब भूखे हैं। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, इसलिए मैं खाने की तलाश में निकला हूँ। इस बारिश में ना तो बाजार खुला है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। मैं इन मछलियों को कैसे दे सकता हूँ? मैं तो बेचने के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर में खुद कुछ खाने के लिए नहीं है। अगर मैं घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं ले गया तो मेरे घर में किसी ना किसी की जान जरूर चली जाएगी। वैसे भी मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। क्यों, आपका कोई बेटा नहीं है क्या? नहीं, मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी है। वो बीमार है, वो पलंग पर पड़ी रहती है, इसलिए घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ।
मनोज उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो बूढ़ा आदमी मनोज से कहता है, बेटा क्या सोच रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे घर चलकर देख लो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मनोज सारी मछलियाँ उसे दे देता है। बूढ़ा आदमी मनोज से मछलियाँ ले लेता है और मनोज से कहता है, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी मदद की। भगवान तुम्हारी सारी परेशानी जरूर दूर करेगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। मनोज घर आता है। घर आते समय रास्ते में मनोज पालक के पौधे देखता है। मनोज उस पौधों में से पालक तोड़ लेता है और घर आ जाता है। मनोज देवकी से कहता है, देवकी ये लो पालक, यही उबाल लो, आज हम इसे ही खा लेंगे। मुझे बस यही मिला। चलो कोई बात नहीं, कम से कम कुछ खाने को तो मिले, तब जान में जान आए। लेकिन कढ़ाई तो फूट गई है, अब मैं बनाऊंगी किसमें? इस पालक को उस पतीले में उबाल लो जो कांता चाची ने दिया था। देवकी उस पतीले को धो लेती है और उसमें पालक को उबालने के लिए रख देती है। अचानक मनोज को कांता की वो बात याद आती है। वो पतीले के पास जाता है और कहता है, सुन मेरे पतीले, मेरे मन का खाना दे। उसके बाद जैसी ही देवकी पतीले से ढक्कन हटाती है तो वो देखती है कि पतीले में पनीर की स्वादिष्ट सब्जी होती है। देवकी चिल्लाते हुए कहती है, अजी देखिए, इस पतीले में तो बहुत स्वादिष्ट पनीर की सब्जी है। अरे इसका मतलब इस पतीले ने अपना जादू दिखा दिया। ये एक जादुई पतीला है। मनोज और देवकी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसके दोनों बच्चे सब्जी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देवकी ने पतीले की सब्जी दूसरे कटोरे में निकाल देती है और पतीले को साफ करके फिर से चूल्हे पर रख देती है। वो जिस खाने का नाम लेती, उस पतीले में वो खाना बनकर तैयार हो जाता। वो लोग पेट भरकर खाना खा लेते हैं। उनके पड़ोस में एक संदीप नाम का आदमी रहता था। वो मनोज का दोस्त था। संदीप के घर में मनोज के यहाँ बने खाने की खुशबू आ रही थी। मनोज के घर के खाने की खुशबू सूंघकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। संदीप अपनी पत्नी ललिता से कहता है, इस मनोज के यहाँ हर रोज इतना अच्छा खाना कैसे बनता है? ये तो बहुत गरीब था। इसके यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। चलो इसका पता लगाते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलिए चलकर देखते हैं। दोनों मनोज के घर के पास जाते हैं और उसकी खिड़की से देखते हैं कि देवकी पतीला चूल्हे पर चढ़ा देती है और बोलती है, सुन मेरे पतीले, मेरे मन का खाना दे और जल्दी से गोभी के कोफ्ते तैयार कर दे। इतना कहने के बाद उस पतीले में गोभी के कोफ्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। दोनों रात में वो पतीला चुरा लेती हैं। ललिता पतीले को अपने घर ले जाकर चूल्हे पर चढ़ा देती है और बोलती है, सुन मेरे पतीले, मेरे मन का खाना दे, जल्दी से छोले की सब्जी बना दे। तेज आंच में जलता हुआ पतीला काला पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद वो पतीला संदीप के ऊपर गिर जाता है और पतीले का ढक्कन ललिता के ऊपर गिर जाता है। दोनों को उससे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर मनोज और देवकी भागते हुए उनके घर आते हैं और वो देखते हैं कि उनका पतीला उनके यहाँ पर है और उनको बहुत चोट लगी है। मनोज जैसे ही पतीले को उठाता है तो वैसे ही वो पतीला पहले जैसा साफ और चमकदार हो जाता है। ये देखकर संदीप मनोज से कहता है, मनोज मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने तुम्हारा पतीला चुरा लिया था, इसीलिए मुझे ये सजा मिली। मुझे माफ कर दो मनोज। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल गई है। ऐसा कहकर मनोज पतीले को घर वापस लेकर आ जाता है और वो फिर से पहले की तरह उसमें खाना बनाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी है काली राजकुमारी बनी महारानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की कहानी। ये कहानी राजा सूरजमल की है। सूरजमल राजा और उसके राज्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरजमल की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम जन्नत था। जन्नत अपने नाम की भांति बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था
जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। उसकी खूबसूरती देखने के लिए सभी लोग बेताब रहते थे। एक बार की बात है, सूरजमल को किसी कारणवश राज्य के बाहर जाना था, जिस कारण वो बहुत चिंतित था और अपने कक्ष में इधर से उधर घूम रहा था। उसको इस तरह परेशान देख रानी देवकी उसके पास आई और बोली, क्या बात है महाराज, आप चिंतित लग रही हैं? कोई परेशानी है तो हमें बताइए, क्या पता हम आपकी कोई मदद कर सके। तुम तो जानती ही हो महारानी, हमारी पुत्री कितनी खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। कुछ समय पहले पड़ोसी राज्य के राजा हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उम्र में बहुत अंतर होने के कारण हमने उन्हें मना कर दिया था। तब से उनकी और हमारी दुश्मनी हो गई है। यदि हमारे जाने के बाद उन्होंने हमारी पुत्री को कोई नुकसान पहुंचाया तो हम क्या करेंगे। अच्छा, तो आपको इस कारण चिंता हो रही है, पर आप चिंता मत कीजिए महाराज, अभी आपकी पत्नी जिंदा है। हमारे पास आपके इस चिंता का समाधान है। तो आप इंतजार किसका कर रही हैं, हमें बताइए। देखिए महाराज, जन्नत सिर्फ आपकी पुत्री नहीं, हमारी भी पुत्री है। उसकी हिफाजत के लिए हमें कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। यदि हम जन्नत के चेहरे पर कालिक लगाकर रखें, तो उसकी खूबसूरती उस कालिक के पीछे छुप जाएगी और फिर सबको लगेगा कि जन्नत बदसूरत हो गई है, फिर कोई उसके पीछे नहीं आएगा। देवकी की बात सुनकर राजा थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद राजा कहते हैं, आपका विचार अच्छा है महारानी। फिर क्या था, राजा अपनी पुत्री को बुलाकर सारी बात समझाते हैं। जन्नत भी अपने पिता की बात मान लेती है और अपने मुंह पर ढेर सारी कालिक लगा लेती है, जिस कारण वो दिखने में बहुत ही काली और बुरी लगने लगती है। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल जाती है कि राजकुमारी जन्नत किसी कारणवश बहुत बदसूरत हो गई है और उसका रंग एकदम काला हो गया है। ये सब जानकर राजा को बहुत तसल्ली मिलती है। वो जाने से पहले अपनी पुत्री से कहते हैं, देखिए पुत्री, आपके साथ ऐसा करके हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सब हमने आपकी सुरक्षा के लिए ही किया है। आप भी जानती है ये रंग पक्का नहीं है, पानी पड़ते ही ये रंग निकल जाएगा। तो आप जरा अपना ख्याल रखिएगा और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आप कृपया कर महल से बाहर मत जाइएगा। लेकिन पिताजी, इस काले रंग के साथ मुझे बाहर जाने में क्या परेशानी होगी, बल्कि कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं। नहीं, फिर भी हम नहीं चाहते कि आप हमारी गैर हाजिरी में महल से बाहर जाएं। जन्नत उदास होकर अपने पिता को हाँ कह देती है। उसके बाद राजा सूरजमल चिंता मुक्त होकर राज्य से बाहर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमारी जन्नत अपनी सबसे प्रिय दासी से कहती है, सुनो कमला, मेरा बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन पिताजी मुझे मना करके गए हैं कि मैं बाहर ना जाऊं। राजकुमारी, महाराज आपकी भलाई के लिए ही आपको महल से बाहर जाने के लिए मना करके गए हैं, क्योंकि इस बदसूरती के साथ यदि आप राज्य में जाएंगी तो राजा की बहुत थू-थू होगी। कमला की बात सुनकर राजकुमारी जन्नत मुस्कुराने लगती है और अपने मन में सोचती है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कमला, ये बदसूरती असली नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये बात नहीं पता तो ये भी अच्छा ही है। कहाँ खो गई राजकुमारी? देख कमला, तू तो मेरी सबसे प्रिय दासी है ना, तू मेरी छोटी सी मदद कर, उसके बदले मैं तुझे मोतियों का एक हार दूंगी। क्या? सच में? बताइए राजकुमारी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देख, तू मुझे थोड़ी देर के लिए अपने कपड़े दे दे और तू मेरे कपड़े पहन ले, और ये रहा काला रंग, इसको तू अपने चेहरे पर लगा ले। इसको लगाने के बाद अगर तू मेरे वस्त्र पहन लेगी तो कोई तुझे पहचान नहीं पाएगा कि तू जन्नत नहीं कमला है, और मैं तेरे कपड़े पहनकर बाहर घूम आती हूँ। लेकिन राजकुमारी, अगर किसी को पता चला तो वह राजा से शिकायत कर देगा और फिर राजा मुझे सजाए मौत दे देंगे तो? चुप कर पागल, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जन्नत के बहुत समझाने पर कमला मान जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने वस्त्र एक्सचेंज कर लेते हैं और कमला अपने मुंह पर बहुत सारी कालिक लगा लेती है और दूसरी तरफ जन्नत दासी के कपड़े पहनकर अपना चेहरा ढककर महल से बाहर आ जाती है और राज्य घूमने का मजा लेने लगती है। दूसरी तरफ महल में कमला ऐशो आराम से रहती है।
2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजकुमारी जन्नत वापस नहीं लौटी थी और कमला को राजकुमारी बनकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने मन में सोचती है, हाय, राजकुमारी बनकर कितना अच्छा लग रहा है। नौकर चाकर, यहाँ का शाही खाना, ये शाही वस्त्र, सब कितने ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा होगा अगर राजकुमारी अब वापस कभी आए ही ना। कमला अब ये चाहने लगी थी कि राजकुमारी जन्नत वापस महल में आए ही ना। दूसरी तरफ राजकुमारी जन्नत पूरे राज्य को घूमने का मजा ले रही थी। तभी उसने देखा कि जंगल की तरफ से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। राजकुमारी जन्नत फौरन वहां जाती है। वो देखती है कि एक बहुत ही जवान और सुंदर राजा मूर्छित होकर जमीन पर गिरा हुआ है। हे भगवान, ये तो कहीं का राजा लग रहा है, लेकिन इस तरह चोटिल अवस्था में नीचे कैसे गिरा हुआ है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जन्नत फौरन उस राजा के पास जाती है और उसके घाव साफ करती है और उसके घाव पर कुछ जड़ी बूटियां लगाती है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। वो अपने सामने जन्नत को देखकर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरी जान बच पाई है। क्या आप इसी राज्य में रहती हैं? जी, अब आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका रंग बेशक काला है, लेकिन आपका हृदय बहुत ही सुंदर है। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। क्या आप मुझसे विवाह करना चाहोगी? लेकिन मैं एक साधारण लड़की हूँ और आप किसी राज्य के राजा हैं। भला आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसी लड़की की तलाश थी जो हृदय से खूबसूरत हो। मैं सुंदर हृदय वाली लड़की को ही अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता था। राजकुमारी जन्नत को भी वो राजा बहुत पसंद आया था। वो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए। तभी राजा ने कहा, क्या आप मेरे साथ मेरे राज्य चलेंगी? जन्नत राजा के साथ उसके राज्य जाने के लिए मान जाती है और वहीं जाकर रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जन्नत और राजा के बीच का प्यार बढ़ जाता है। दूसरी तरफ राजा सूरजमल जब अपने राज्य लौटते हैं तो सबसे पहले अपनी पुत्री के कक्ष में जाते हैं। जन्नत बनी कमला जब देखती है कि राजा सूरजमल आए हैं तो वो घबरा जाती है। पुत्री, आपने हमारी बात मानी, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। तुम अपने चेहरे से ये कालिक हटा सकती हो। नहीं महाराज, मेरा मतलब पिताश्री, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो हम। कमला की आवाज सुनकर राजा को उस पर शक होता है और वो तुरंत बाकी की दासियों को कमला का मुंह साफ करने का आदेश देता है। जैसे ही कमला का मुंह साफ किया जाता है, सबको पता चल जाता है कि वो जन्नत नहीं बल्कि कमला है। राजा सूरजमल को बहुत क्रोध आता है और वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री के वस्त्र पहनकर इस तरह उसके कक्ष में रहने की? डरते डरते कमला ने राजा को सारी बात बताई कि किस तरह राजकुमारी ने खुद उसे ऐसा करने को कहा था। जब कुछ दिनों तक राजकुमारी वापस नहीं लौटी तो तुम्हें महारानी को इस बारे में बताना चाहिए था ना। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे ये शानो शौकत अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब राजकुमारी जन्नत ना ही लौटे तो अच्छा है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले मुझे अपनी पुत्री को ढूंढना होगा। ना जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कहीं हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने उसे अपने पास बंदी बनाकर तो नहीं रख लिया होगा। हे भगवान, मेरी पुत्री की रक्षा करना। राजा चिंता में पड़ जाता है कि आखिर वो अपनी पुत्री को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। दूसरी तरफ राजकुमारी को भी अपने पिता की याद आ रही थी, लेकिन वो ये बात राजा प्रताप को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उनकी नजरों में तो वो एक साधारण इंसान थी। बहुत ढूंढने पर सूरजमल को पता चल ही जाता है कि राजकुमारी कहाँ है। वो तुरंत राजा प्रताप के महल में जाता है और राजा प्रताप से कहता है, तुमने मेरी पुत्री को अपने पास क्यों रखा हुआ है? क्या चाहते हो तुम? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तुम हमसे जो मांगोगे हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। माफ कीजिएगा राजा सूरजमल, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। अभी कुछ दिन पहले हम आपके राज्य में भी गए थे, परंतु हम आपकी पुत्री को लेकर नहीं आए। तभी वहाँ पर राजकुमारी जन्नत आ जाती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके मना करने के बावजूद हम महल से बाहर आ गए थे। कोई बात नहीं पुत्री, लेकिन कम से कम तुम्हें हमें सूचना तो देनी चाहिए थी कि तुम यहाँ हो।
लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? पिताश्री, क्योंकि हम राजा प्रताप से प्यार करते हैं। दोनों की बातें सुनकर राजा प्रताप बहुत हैरान था, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि जन्नत सूरजमल की बेटी है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है। सूरजमल भी ये जानकर खुश होता है कि उसकी बेटी को किसी राजा ने ऐसे रूप में स्वीकार किया है। वो राजा प्रताप से कहता है, राजा प्रताप, आज तक हमारी पुत्री के लिए बहुत रिश्ते आए, लेकिन वो सब इसलिए क्योंकि हमारी पुत्री बहुत खूबसूरत थी। कोई हमारी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, केवल उसकी खूबसूरती के कारण उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन आपने हमारी पुत्री को इस रूप में स्वीकार किया, इससे ये पता चलता है कि आप उसके हृदय से प्यार करते हैं, चेहरे से नहीं। राजा प्रताप हैरानी से कभी सूरजमल तो कभी जन्नत को देख रहा था। जन्नत तुरंत जाकर अपना मुंह धोकर आती है। तब राजा प्रताप उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। और फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सूरजमल राजा प्रताप से अपनी पुत्री की शादी करवा देता है। राजकुमारी जन्नत के कहने पर कमला को भी कोई सजा नहीं मिलती। इस तरह राजकुमारी जन्नत अब राजा प्रताप की पत्नी और उनके राज्य की महारानी बनकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुलाब फूल का जादुई गाउन। एक समय की बात है, नेहा अपनी माँ मधुरिमा के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। नेहा जब छोटी सी थी तभी उसके पिता नेहा और उसकी माँ मधुरिमा को छोड़कर शहर चले गए थे और कभी वापस नहीं आए। उस दिन से मधुरिमा ही अपने हुनर के इस्तेमाल से पैसे कमाकर नेहा का लालन पालन कर रही थी। मधुरिमा का हुनर सिलाई करना था। वो सिलाई करके गांव वालों के कपड़े सिलती थी और उनसे जो पैसे मिलते थे उससे अपना घर चलाती थी। मधुरिमा कभी भी कोई भी मुसीबत आने पर हार नहीं मानती थी और दिन रात काम करती थी ताकि नेहा का भविष्य सुधर सके। और नेहा भी अपनी माँ की इस मेहनत का सम्मान करती थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन नेहा अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, अब मैं 11वीं कक्षा में आ गई हूँ। अब स्कूल की पढ़ाई और कठिन होती जा रही है। मेरे सारे दोस्तों ने ट्यूशन लगा रखा है, इसलिए उन्हें पढ़ाई में कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन मैं ट्यूशन नहीं जाती, इसलिए मुझे पढ़ने में काफी दिक्कत आ रही है। माँ, अगर हो सके तो मुझे भी ट्यूशन लगवा दीजिए ना। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं केवल इतना ही कमा पाती हूँ कि इस घर का खर्चा चला पाऊँ और तेरी स्कूल की फीस भर पाऊँ। इससे ज्यादा मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ पैसे नहीं जोड़ पाती हूँ। पर तू चिंता मत कर, पड़ोस में जो पिंकी दीदी रहती है, मैं उनके हमेशा ही कपड़े सिलती हूँ और बहुत अच्छी है और काफी पढ़ी लिखी भी है। अगर तू उनसे मदद मांगेगी तो वो मना नहीं करेगी। ठीक है माँ। नेहा अपनी माँ मधुरिमा के हालात समझती थी, इसलिए वो कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। उसके दोस्त उसे उसके कपड़ों के लिए, उसकी गरीबी के लिए हमेशा ताने देते रहते थे और उसका मजाक बनाते रहते थे। परंतु नेहा कभी अपनी माँ से कुछ नहीं कहती थी और सब कुछ खुद ही संभाल लेती थी। फिर ऐसे ही एक दिन नेहा स्कूल से वापस आ रही थी कि तभी वो देखती है कि एक सिपाही घोड़े पर बैठकर कुछ घोषणा कर रहा है। सुनो सुनो सुनो, एक हफ्ते बाद राजमहल में बहुत बड़ा जश्न है, क्योंकि राजकुमार वीर एक हफ्ते बाद 18 साल के होने वाले हैं। इसलिए सभी गांव वालों के लिए ये जश्न रखा गया है। सभी गांव वाले जश्न में आ सकते हैं और राजकुमार को अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद राजमहल में जश्न होने वाला है। मैं तो वही गाउन पहनूंगी जो मेरे पापा शहर से लेकर आए थे। वो गाउन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं कब से उसे पहनने का इंतजार कर रही थी। अब सही मौका आ गया है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी अपना सबसे अच्छा वाला कोट और पैंट पहनकर जश्न में जाऊंगा। हम सब तो अच्छे बनकर आएंगे, लेकिन हम में से एक लड़की ऐसी है जो हमेशा की तरह भिखारी जैसे कपड़ों में ही आएगी, वो भी बिल्कुल अतरंगी बनके। अगर बुराई करनी है तो सामने से किया करो, ऐसे किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करते। मैंने कोई पीठ पीछे बुराई नहीं की है, जो सच है वही बता रही हूँ, है ना करण?
हाँ, मीना बिल्कुल सही कह रही है। जो सच है वो सच है। तुम लोग देख लेना, मैं जश्न में तुम लोगों से भी अच्छी बनकर आऊंगी और मैं अपनी माँ का सिला हुआ गाउन पहन कर आऊंगी। मेरी माँ मेरे लिए बहुत अच्छा गाउन सिलेंगी, देख लेना तुम लोग। हाँ हाँ, देख लेंगे। बेचारी नेहा आंखों में आंसू लिए घर आ जाती है। नेहा जब घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ बाहर जाने के लिए निकल रही है। माँ, आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? हाँ, मैं सिम्मी जादूगरनी के यहाँ जा रही हूँ। मुझे उनकी बेटी का नाप लेना है और उसके लिए कपड़े सिलने हैं। लेकिन माँ, मैंने तो सुना है कि वो सिम्मी जादूगरनी बहुत बुरी है। आप वहाँ मत जाओ माँ, वो आपको नुकसान पहुँचा देगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। गांव वालों ने सिम्मी जादूगरनी के बारे में अफवाह फैला रखी है, वरना सिम्मी जादूगरनी तो बहुत अच्छी है। वो लोगों की मदद करती है। ये सब छोड़, तू ये बता, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा माँ, बस बात ये है कि 1 हफ्ते बाद राजमहल में एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है और सभी गांव वाले उस जश्न में शामिल होंगे। लेकिन मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। माँ, क्या आप मेरे लिए एक सुंदर सा गाउन सिल सकती हैं? मधुरिमा जानती थी कि गाउन सिलने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, लेकिन नेहा का मन रखने के लिए वो हाँ कर देती है और फिर सिम्मी जादूगरनी के घर चली जाती है। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारा नाप ले लिया है। सच में मधुरिमा, तुम बहुत अच्छी हो। गांव वालों ने मेरे बारे में अफवाह फैला रखी है, इसलिए मेरे यहाँ कोई नहीं आता। सब मुझसे दूर रहते हैं, परंतु इसके बावजूद भी तुम यहाँ आई और मेरी बेटी के कपड़े सिलने के लिए भी तुमने हाँ कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा? मैं जानती हूँ लोग अपने मतलब के लिए बहुत सी बातें बनाते हैं और अच्छे लोगों को भी बुरा बना देते हैं। मैंने आपके बारे में अपनी माँ से सुना था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे ही यहाँ आ गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रुको मधुरिमा, तुम कुछ चिंता में लग रही हो। कुछ बात है क्या? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। जादूगरनी जी, बात ये है कि मेरी बेटी चाहती है कि मैं उसके लिए एक सुंदर सा गाउन सिलूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं गाउन के लिए ढेर सारा कपड़ा और सजावट का सामान ला पाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने उसे हाँ तो कर दी है, लेकिन अब आगे क्या करना है ये मेरी समझ के बाहर है। चिंता मत करो मधुरिमा, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी इस समस्या को दूर कर दूंगी। मधुरिमा को कुछ समझ नहीं आता, परंतु वो सिम्मी जादूगरनी के पीछे चलने लगती है। जादूगरनी मधुरिमा को अपने बगीचे में ले आती है। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर और ढेर सारे गुलाब खिले हुए थे। उन गुलाबों की तरफ इशारा करते हुए सिम्मी जादूगरनी कहती है, मधुरिमा, ये सारे गुलाब जो तुम देख रही हो, ये मेरे बगीचे के जादुई गुलाब हैं। इन जादुई गुलाबों को जादुई पानी से उगाया गया है, इसलिए इनके अंदर ढेर सारी शक्तियाँ हैं और ये इतने सुंदर हैं कि ये मिनट में ही किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। ये तुम सजावट के रूप में इस्तेमाल कर सकती हो। और रही बात कपड़े की, तो तुम इन सभी गुलाबों को एक साथ पीस देना और इस पर हाथ रखकर इससे गाउन बनने की इच्छा करना। ये गुलाब गाउन में बदल जाएंगे और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आप सच में बहुत अच्छी हैं। लोग आपके बारे में ऐसी ही अफवाह बनाते रहते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। तुमने यहाँ आकर ही मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। अब तुम्हारे यहाँ आने से लोगों को पता चलेगा कि मैं बुरी नहीं हूँ। इसके बाद मधुरिमा सिम्मी जादूगरनी का धन्यवाद करके उसके बगीचे में लगे ढेर सारे जादुई गुलाब को तोड़कर अपने घर ले आती है और एक एक करके उन्हें एक साथ पिरोने लगती है। और जब वो सारे गुलाब एक साथ आ जाते हैं, तब मधुरिमा उन गुलाबों के ऊपर हाथ रखकर कहती है, हे जादुई गुलाब, कृपया करके आप एक सुंदर से गाउन में परिवर्तित हो जाइए। मधुरिमा के इतना कहते ही वो सारे गुलाब एक बहुत ही सुंदर गाउन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखकर मधुरिमा बहुत खुश हो जाती है और तभी वहाँ पर नेहा आ जाती है। नेहा की नजर जैसे ही उस गुलाब के जादुई गाउन पर जाती है, वो खुशी के मारे नाचने लगती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। ये ले बेटा, तेरा गाउन। मैं जानती हूँ ये उतना अच्छा तो नहीं है जितना तूने कहा था, लेकिन तू इसे पहनकर राजमहल जरूर जा सकती है।
माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? ये गुलाब का गाउन तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और जितना मैंने सोचा था ये गुलाब का गाउन उससे भी कई ज्यादा गुना सुंदर है। थैंक यू सो मच माँ। उस जादुई गुलाब के गाउन को देखकर नेहा बहुत खुश होती है और पूरे दिन नाचती रहती है। और फिर जैसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, नेहा उस जादुई गुलाब के गाउन को पहन लेती है और उसे पहनकर राजमहल चली जाती है। नेहा को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और किसी की भी नजर उस पर से नहीं हट रही होती। यहाँ तक कि जो कुछ दिनों पहले नेहा की बेइज्जती कर रही थी, वही मीना नेहा के पास आकर कहती है, क्या बात है नेहा, तूने तो बिल्कुल सच कहा था। आंटी ने तो सच में बहुत ही सुंदर गाउन सिला है। इस गुलाब के गाउन को देखकर तो कोई भी मोहित हो जाए। सच में नेहा, तुम्हारा गाउन बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी माँ के हाथों में जादू है और वो मेरे लिए एक सुंदर गाउन जरूर बनाएंगी। और देखो, उन्होंने बना भी दिया। नेहा अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है कि तभी राजमहल में भगदड़ मच जाती है। नेहा को पूछने पर पता चलता है कि राजकुमार के कमरे में आग लग गई है। सैनिक आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु राजकुमार के अंदर होने के कारण सभी चिंतित हैं। हे भगवान, ये आग तो सच में बहुत भयानक है। कृपया करके कुछ ऐसा कीजिए जिससे राजकुमार की जान बच जाए और उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। नेहा के इतना कहते ही उसके कदम अचानक से राजकुमार के कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। नेहा अपने आप को रोकने की कोशिश तो करती है, परंतु वो अपने आप को रोक नहीं पाती और राजकुमार के कमरे में चली जाती है। राजकुमार बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। नेहा किसी तरह राजकुमार को कंधे पर उठाती है और आग के बीच में से उन्हें बाहर ले आती है। नेहा को ये कमाल करते हुए हर कोई देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ तक कि नेहा खुद हैरान होती है कि उसने ये सब कैसे किया। कुछ देर बाद आग को किसी तरह बुझा दिया जाता है और फिर राजकुमार को भी होश आ जाता है। जब रानी को नेहा की इस बहादुरी का पता चलता है, तो वो नेहा के पास आती है और कहती है, नेहा, तुमने सच में कमाल कर दिया। आज तुमने हमारे बेटे को उस भयानक आग से बिना कोई चोट पहुंचाए ही बाहर निकाल लिया। तुम सच में बहुत ही बहादुर हो और इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम ही मेरे बेटे की पत्नी बनोगी। तभी वहाँ पर मधुरिमा आ जाती है और कहती है, पर रानी जी, अभी तो इन दोनों की उम्र बहुत कम है। मैं जानती हूँ, इसलिए जब तक यह दोनों शादी लायक नहीं हो जाते, तब तक आप और आपकी बेटी हमारे साथ इसी राजमहल में रहेंगे और जब ये दोनों शादी लायक हो जाएंगे तब इनकी शादी करा दी जाएगी। रानी की बात सुनकर मधुरिमा और नेहा बहुत खुश होती हैं, परंतु नेहा अभी भी हैरान होती है कि ये सब कैसे हुआ। जिसके बाद मधुरिमा उसे सारी सच्चाई बताती है। बेटा, ये सब इस जादुई गुलाब के गाउन की वजह से हुआ है। इसके गुलाब जादूगरनी के बगीचे के जादुई गुलाब है। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा मुस्कुरा देती है और फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर जब नेहा और राजकुमार शादी लायक हो जाते हैं, तो बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की शादी कर दी जाती है और उस जादुई गुलाब के गाउन की वजह से नेहा अपना आगे का जीवन बड़े ही सुख से बिताती है।